Hello everyone, welcome back to Prashanti tutorial. This is engineer Ankit Haridwaj and today we will discuss about the topic प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जेल विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि 22 जुलाई 2017 को हुआ था और आप उसका टाइमिंग देख सकते हैं 9 बजे। तो उसका आज हम इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आस्क किए गए थे प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो कि जेल प्रहरी की एग्ज़ाम थी। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि इंग्लिश के रिगार्डिंग है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं हमारा ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आस्क किया गया है कि आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन आपको बताना है। तो मैंने आपको पिछली की जो 6 वीडियो थी जो कि जेल प्रहरी से रिलेटेड ही थी, इंग्लिश का सेक्शन था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको ग्रामेटिकली करेक्शन करना है ऑप्शन के रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको ना वर्ब पर ध्यान देना पड़ेगा और मेन वर्ब पर ध्यान पड़ेगा। अगर आप इन दो चीज़ों को पकड़ना अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो ये मान के चलिए ग्रामेटिकली करेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वही चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया हुआ है प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंगुलर मतलब एक। हैज़ अपॉइंट 3 न्यू टीचर्स दिस ईयर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जहाँ भी आपको हैज़ दिखता है या फिर हैव दिखता है तो कौन सी फॉर्म होती वर्ब की बताओ? वर्ब की आती थर्ड फॉर्म। अब हैज़ हैव के साथ आती वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लिखा है अपॉइंट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं। तो क्या हो गया ये सेंटेंस? ये सेंटेंस हो गया फर्स्ट वाला गलत, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। द प्रिंसिपल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ आ गया, ये भी ठीक है। अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ गई है। 3 न्यू टीचर्स दिस ईयर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो उसके बाद वाले भी ऑप्शन देखते हैं। द प्रिंसिपल सिंगुलर है लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब हैव लगी है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हैज़ हैव में से सिंगुलर क्या है? हैज़। तो द प्रिंसिपल के साथ हैज़ आना था जो कि यहाँ पे हैव आया है जो कि गलत है, तो ये गलत हो गया। द प्रिंसिपल के साथ फिर से यहाँ पे क्या आ गया? हैव, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ये है। कौन सा? द प्रिंसिपल हैज़ अपॉइंटेड 3 न्यू टीचर्स इन दिस ईयर। ठीक है, तो चेक करते हैं कि हमारा ये ऑप्शन सही है कि नहीं। मूव टू, बिल्कुल हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? ये भी जो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी क्या पूछा गया? ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चन। ग्रामेटिकली करेक्ट क्या है? तो इसमें देखते हैं कि द आर्टिस्ट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ हैज़ आ गया है, ड्रीव आ गया है। अब ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द, मैंने क्या बताया? हैज़ आए चाहे हैव आए, ठीक है, इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ड्रीव। अब क्या आपको पता है कि ड्रीव कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की? सेकंड होती है, फर्स्ट होती है कि थर्ड फॉर्म होती है? तो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रीव कैसी फॉर्म होती है। सबसे पहले होता है क्या? ड्रा, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर होता है क्या? ड्रीव, ये होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और एक होता है क्या? ड्रॉन, DRAWN, ये होते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना था, मतलब हमको क्या आना था? यहाँ पे ड्रॉन आना था। ड्रॉन, अब यहाँ पे ड्रॉन कहाँ लिखा हुआ है आप बताइए? तो सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं हैज़ के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉन लिखा हुआ है, अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द डे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट यही होगा। ठीक है, इस थर्ड वाले ऑप्शन पे भी देखते हैं कि ड्रॉ आया, ये तो गलत हो गया बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। हैव आ गया यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हुआ? सेकंड वाला। क्या? द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द बेबी। तो हम चेक करते हैं, यस बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? ओके, यहाँ पे पूछा है कि स्पेल्ड करेक्ट क्या है। तो स्पेल्ड करेक्ट मतलब स्पेलिंग किसकी करेक्ट है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है? एनहिलेट। अब एनहिलेट है, फिर क्या है सेकंड ऑप्शन? एब्सेंस लिखा हुआ है, कॉन्टेंस और एक्लेरेट। अब मैं आपको बता दूं ये जो फोर्थ वाला है ये तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। एक्वांटेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्वांटेंस की एक्चुअली में स्पेलिंग क्या होती है? ये होती ACQUAINTANCE।
एन सी, एक्वाइंटेंस क्या होता है, ACQUAINTANCE, एक्वाइंटेंस। और इसका मीनिंग क्या होता है, जान पहचान करना। इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जान पहचान को हम बोलते हैं क्या, एक्वाइंटेंस। ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं, यहाँ पे गलत स्पेलिंग दी हुई है, रॉन्ग स्पेलिंग है। अब एब्सेंस की ये स्पेलिंग होती नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग स्पेलिंग है। एनहिलेट का मतलब देख लेते हैं, एनहिलेट क्या स्पेलिंग सही, बिल्कुल एनहिलेट जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। तो जब एनहिलेट की स्पेलिंग हमारी करेक्ट हो गई है, ठीक है, हमारी स्पेलिंग क्या हो गई, एनहिलेट बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं, अब एनहिलेट का मतलब भी तो पता होना चाहिए कि एनहिलेट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। तो एनहिलेट का मीनिंग क्या होता है, जिसका आपने बिल्कुल पूरी तरीके से खात्मा कर दिया हो, है ना। तो उसको हिंदी में एक वन वर्ड से जानते हैं, सर्वनाश करना। क्या होता है, सर्वनाश करना, किसी का भी क्या करना, पूरी के पूरी तरीके से खात्मा कर देना, सर्वनाश करना कहलाता है। किसका मीनिंग सर्वनाश करना कहलाता है, एनहिलेट का करना। ठीक है, तो स्पेल्ड करेक्ट एनहिलेट बिल्कुल करेक्ट है, ANNILNIHILATE। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे भी क्या पूछा है, स्पेल्ड करेक्ट पूछा हुआ है, क्या स्पेल्ड करेक्ट बताओ। तो बिजनेस बिल्कुल करेक्ट है, नॉट स्पेल्ड करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, नॉट स्पेल्ड करेक्ट। ठीक है, ब्रीथ भी बिल्कुल सही है, BREATHE बिल्कुल सही है। ब्रिलियंट भी बिल्कुल सही है, बिजनेस, ब्रीथ और ब्रिलियंट, ये तीन ऑप्शन सही है। अब ब्रेकेज की बात करते हैं, तो ब्रेकेज की स्पेलिंग ये नहीं होती, क्या होती ब्रेकेज की स्पेलिंग, ब्रेक जो आपको पता है ना, ये BREAK और उसके बाद क्या आता है, AGE, तो बिल्कुल करेक्ट होता है ब्रेकेज, तोड़ना, है ना, टूटी हुई चीज़ों को हम बोलते हैं ब्रेकेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये ऑप्शन है करेक्ट वाला। अब चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, और प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उनकी क्या करें, क्वालिफाई करना है उनको, तो उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। उनकी पोजीशन बताए कुल मिलाकर कि वो कहाँ है, क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि द डॉग डज नॉट बिलोंग ब्लैंक्स एनीवन। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिलोंग के बाद, बिलोंग के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू। तो बिलोंग्स टू होता है, क्या होता है, बिलोंग टू होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारा टू बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। बिलोंग के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या यूज़ होता है, टू यूज़ होता है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉयज बिकेम वायलेंट व्हेन द वॉचमैन रिफ्यूज्ड देम एंट्री। अब रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना। रिफ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, रिफ्यूज़ का मीनिंग अगर आप जनरली देखेंगे तो उसको क्या होता है, मना ही होता है, किसी चीज़ के लिए मना करना। तो जो भी बॉयज़ थे उनको क्या कर दिया गया है, वो वायलेंट हो गए, और वायलेंट जब हुए तो वॉचमैन ने उनको क्या कर दिया, अंदर आने से मना किया, तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए एंट्री होने से। तो अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जितने भी ऑप्शन है इनका एक्चुअली में यूजेस बताता हूँ। जैसे ओवर की मैं बात करता हूँ, तो जैसे मान के चलो आप यहाँ पे स्टैंडिंग हो, सिटिंग हो, ये आपका क्या है, काउच है, और इस काउच में आप बढ़िया आराम से आप बैठे हुए हो, ठीक है, इत्मीनान से बढ़िया। अब क्या हो रहा है, आपके ऊपर ये पंखा मूव हो रहा है ना, ये पंखा है, ये फ़ैन है, और ये आपका मूव कर रहा है फ़ैन। अब मगर अगर मैं फ़ैन की बात करूं कि फ़ैन आपकी पोजीशन के हिसाब से कैसा है, तो आप अगर मेरे को फ़ैन को बताना है तो हम क्या बोलेंगे, द फैन इज़ मूविंग ओवर द हेड, किसके हेड पर, हमारे हेड पर। तो हमारे हेड के जस्ट ऊपर अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, जी हमारी अगर उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन हमारे जस्ट ऊपर बताना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर। और ओवर का एक और यूज़ मैं आपको बता दूं कि ओवर का और यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ हो और आप यहाँ से जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर एक और पर्सन है जो अपनी बाइक से जा रहा है, और आपने यहाँ से इसके साइड से जाकर उसके सामने आ गए, तो आपने क्या कर लिया, इसको पूरा कंप्लीट कैप्चर किया और आगे आ गए। तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर, और ओवर के बाद हम क्या लगाते हैं, ओवरटेक करना। ठीक है, अब ये तो हो गया ओवर का यूज़। अब बात आती है किसकी, इनटू की। तो इनटू का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलो ये कोई रूम है आपका हाउस का,
अब क्या होना है, अब ये आप एक और रूम है यहाँ पर, आपका ये पूरा कंप्लीट हाउस है। अब इस रूम से आप यहाँ पे खड़े हो और आप यहाँ पे इंटर होना चाहते हो, ठीक है। अगर अभी आप रूम पे हो तो आप क्या बोलोगे, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, ठीक है, इन यूज़ करेंगे उस कंडीशन में। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं इस रूम से इस रूम पे चले जाऊँ, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब इस रूम से आप इस रूम में जाना चाहोगे तो आप वहाँ पे लेकिन अंदर जा रहे हो, और जब अंदर जाओगे तो अब आप में मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन आप अंदर एंट्री ले रहे हो। तो जब मूवमेंट की कंडीशन आती है तब इन का यूज़ ना होकर क्या होता है, वहाँ पर इनटू का यूज़ होता है। जहाँ भी आप कहीं अंदर एंटर हो रहे हो तो उस जगह पर और मूवमेंट कर रहे हो तो इनटू करेंगे यूज़, क्या करेंगे, इनटू यूज़ करेंगे। विथ का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, जैसे कि किसी चीज़ के लिए है ना, किसी चीज़ के साथ हम उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि विथ का मीनिंग क्या होता है, उसके साथ, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है, बिसाइड्स का मीनिंग क्या होता है, उसके अलावा, के अलावा वाली जो चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं हम क्या, बिसाइड, है ना। उसके अलावा कोई और थिंग्स जो होगी उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, द बॉयज़ बिकम वायलेंट व्हेन द वॉचमैन रिफ्यूज दैम एंट्री द पार्क। अब पार्क में उसको मतलब एंट्री, उसने मना कर दिया पार्क में एंट्री लेने से, तो कहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है उसको, पार्क में, तो अंदर जाने की एंट्री होगी ना। तो जब वो अंदर जाने की एंट्री जब वो अगर होती तो वो अंदर जाता, और जब अंदर जाता तो उसके लिए क्या यूज़ होता, इनटू यूज़ होता। तो मूवमेंट होके जाता ना जब अंदर एंट्री होती है, तो उस जगह पर हम यूज़ क्या करेंगे, मूवमेंट हो रहा है अंदर जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट, देख सकते हैं आप, करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। अब यहाँ पे आर्टिकल पूछा हुआ है, क्या है आर्टिकल, कि ब्लैंक्स फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज। अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आर्टिकल होते हैं ए, एन और द होते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग नाउन के पहले हम इसको यूज़ करते हैं, बिफोर द नाउन वी हैव टू यूज़ आर्टिकल्स, ओके, हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे कुछ लैंग्वेज हो गई, कुछ लैंग्वेज के नेम हो गए, और लैंग्वेज के नेम के अलावा भी बहुत, अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का नेम, जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, स्पोर्ट्स का नेम हो गया, सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, लैंग्वेज का नेम, सब्जेक्ट के नेम, स्पोर्ट्स के नेम, ठीक है। तो इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता, जीरो आर्टिकल होता है। उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे, जीरो आर्टिकल। किसके कंडीशन में, जहाँ पे लैंग्वेज का नेम पूछा हो, बिफोर द लैंग्वेज, बिफोर द स्पोर्ट्स नेम एंड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, biology, this is subject name. So you can't use any article before the name of sports, name of subject and name of languages. तो यहाँ पे फ्रेंच एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज दिया है तो हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल कभी यूज़ नहीं करेंगे, ओके। वी शुड नॉट यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स एंड नेम ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, ओके। तो अब यहाँ पे नो आर्टिकल यूज होगा। अब चेक करते हैं कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइटिंगेल, ओके, द नाइटिंगेल हैज़ ब्लैंक स्वीट वॉइस। जो नाइटिंगेल थे उनकी जो वॉइस थी, उनकी वॉइस कैसी है, स्वीट वॉइस की बात हो रही है। आपको कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, आपको किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन से ही करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्वीट वॉइस की बात हो रही, वॉइस कैसी, अच्छी वॉइस, जैसे एक स्वीट वॉइस। हम अगर वॉइस बता रहे हैं और अच्छी वॉइस की बात बता रहे हैं तो कोई ना कोई एक अच्छी वॉइस होगी, तो उसके लिए हम एक वन वर्ड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम आर्टिकल क्या यूज़ करते हैं, ए या एन, दोनों में से कोई एक आर्टिकल का हम यूज़ करेंगे। अब ए और एन में से हम देखते हैं तो एन का यूज़ हम इन जनरल कहाँ करते हैं, बिफोर द वॉवेल साउंड, बिफोर द वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड जो होता है ना, उनके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। लाइक वॉवेल साउंड क्या हो सकता है, जैसे मैं लिखता हूँ ऑनेस्ट, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे ऑनेस्ट। अब यहाँ पे ऑनेस्ट में एच है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है, उसका प्रोनाउंसिएट हो रहा है अ। तो अ कैसा है, एक वॉवेल साउंड है, अ एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा एन, ठीक है। अब हम चेक कब, जब बिफोर द वॉवेल साउंड। लेकिन स्वीट को अगर आप देखते हैं तो स्वीट कैसा है, स्वीट जो है एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस आ गया, ठीक है।
अब यहाँ एस में देखते हैं, है ना, ये हो गया स्वीट, स्वीट स्वीट, स आ रहा है वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए अभी हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। तो हम चेक करते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि चूज द करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन की बात हो रही है, तो कंजंक्शन के ऑप्शन चेक करते हैं। पहले तो हैंस का प्रयोग का यूज़ हम इन जनरल कहाँ करते हैं, हैंस का हम यूज़, मैं आपको हिंदी में इनका मीनिंग बताता हूँ, इस प्रकार से जो चीज़ें होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन जनरल हैंड्स का यूज़ करते हैं। नाउ अब बात आती है बट की, तो बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जैसे 2 सेंटेंस दिए हुए, एक पॉजिटिव सेंस का है और एक नेगेटिव सेंस का है। मतलब कि जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू डू नॉट गेट सक्सेस, अगर तुम मेहनत करते हो तुम सक्सेस नहीं होते हो, तो अब तुम सक्सेस नहीं होते हो, परंतु तुम सक्सेस नहीं होते हो, मतलब एक पॉजिटिव चले गया और एक नेगेटिव, मेहनत भी कर रहे हो तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। तो एक ये कैसे हो गए, दोनों अपोजिट सेंस के क्वेश्चन हो गए। तब उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, बट का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो। सिंस का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले जो वीडियो थे जुलाई में ही आए थे जेल प्ररी में, उसमें भी सिंस एक ऑप्शन दिया हुआ था। तो सिंस का यूज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी किसी भी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में करते हैं, उसका सेंस क्या जाता है हिंदी में, चूंकि के लिए जाता है। बिकॉज का यूज़ हम किसी चीज़ का रीज़न बताने के लिए करते हैं, कारण, क्योंकि जैसे है ना, उसका रीज़न कोई क्या है उस सेंटेंस का। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वी मस्ट नॉट कंप्लेंट अबाउट द प्रॉब्लम। तो मस्ट का मीनिंग क्या होता है कि हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कंप्लेंट अबाउट द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। ब्लैंक्स हेल्प टू पुट इट राइट, हमको कोई प्रॉब्लम आ गई, हम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम हमारे पास आके खड़े हो गई, लेकिन फिर भी हम किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं, उस जगह पर आकर हम एक राइट डिसीजन लेकर हम किसी भी की भी हेल्प नहीं ले रहे हैं, है ना। हेल्प टू पुट इट राइट, वी मस्ट नॉट कंप्लेंट अबाउट द प्रॉब्लम, मैंने मतलब हमें किसी भी चीज़ की जो प्रॉब्लम है उस पर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। एंड हेल्प टू पुट इट राइट, और फिर भी क्या करना चाहिए, राइट के लिए हमको आगे हाथ बढ़ाते रहना चाहिए। तो मदद भी नहीं ले रहे हैं और फिर भी हम राइट काम कर रहे हैं, तो अपोजिट सेंस का क्वेश्चन है। अब अपोजिट सेंस का क्वेश्चन जाता है तो हम इन जनरल क्या यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं बट हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं, तो बट हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लाइक्स फुटबॉल, और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको कंजंक्शन से जोड़ना है, मीनिंगफुल सेंटेंसेस है और इनको कंजंक्शन से जोड़ना है, ज्वाइन करना है। ही लाइक्स फुटबॉल, और यहाँ पे लिखा है ही प्रीफर रग्बी, कि वो फुटबॉल खेलता है और रग्बी को प्रेफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका मीनिंग मैं बता दूँ, एल्स का मीनिंग होता है, जैसे कि एनीथिंग एल्स बोलते हैं, तो उसका मीनिंग होता है कि और कुछ ऐसी कोई चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एल्स का। और बिकॉज का मीनिंग अभी मैंने बताया किसी कारण के लिए बात होती है, तो यहाँ पे कोई कारण पूछा नहीं है। और का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक चीज़ है, जैसे ए है और ए के इक्वल ए हो गया, तो उस जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब दोनों सेंटेंस सेम हो तब उस जगह पर हम और का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात आती है वाइल की, तो वाइल का मीनिंग क्या होता है, वाइल का मीनिंग होता है जबकि, जैसे हिंदी में अगर मैं देखूँ तो जबकि या फिर भी होता है। तो ही लाइक्स फुटबॉल, उसको फुटबॉल पसंद है, मतलब वो फुटबॉल पसंद करता है। आई प्रीफर रग्बी, लेकिन जबकि मैं किसको प्रेफर करता हूँ, रग्बी को। तो वहाँ जबकि का सेंस आ रहा है, और जबकि का सेंस आ रहा है तो उस जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, वाइल का सेंस। कभी कभी हमको ट्रांसलेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना, ही लाइक्स फुटबॉल वाइल आई प्रीफर रग्बी, ठीक है। नाउ अब यहाँ चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वाइल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th नंबर का क्वेश्चन है, आवर कंपनी ब्लैंक्स गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमारी कंपनी ने क्या किया, एक ऑर्डर को लिया, इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि आवर कंपनी ब्लैंक्स गेट द ऑर्डर इफ द क्लाइंट एग्रीज टू द प्राइस, मतलब कि अगर जो भी क्लाइंट हैं किसी कंपनी के, अगर वो प्राइस के लिए एग्री हो जाते हैं तो हमारी जो कंपनी है वो क्या करेगी, ऑर्डर को लेगी। अगर क्लाइंट एग्री होगा किसी प्राइस को लेकर तो कंपनी ऑर्डर को ले लेती है। तो अब कंपनी के ऊपर है ना, लेकिन वो क्लाइंट के ऊपर भी, अगर क्लाइंट एग्री होंगे तब तो कंपनी ऑर्डर लेगी। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी का सेंस है यहाँ पे। किसका सेंस है, पॉसिबिलिटी का सेंस है। और जब कभी भी पॉसिबिलिटी का सेंस आता है, मतलब संभावनाएं वाली बात होती है, तो वहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। मे का यूज़ कर सकते हैं या माइट का यूज़ कर सकते हैं, 2 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हो गया पॉसिबिलिटी का सेंस, यहाँ पे ऑट नॉट टू तो यूज़ होगा नहीं,
शुड हैव भी यूज़ नहीं हुआ, ये तो एडवाइस के लिए यूज़ होता है। शुड हैव का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर एडवाइस तो दी जा रही है लेकिन ना के बराबर की एडवाइस है। जैसे तुम्हें ये तो काम, जैसे यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बट यू कांट इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया, ये वाले सेंस के लिए हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। डेयर का यूज़ कहाँ होता है, डेयर का मीनिंग होता है एक प्रकार से जैसे डेयर का मतलब हिम्मत, तो यहाँ हिम्मत वाला सेंस नहीं आ रहा। माइट मतलब संभावना यूज़ हो रही, संभावना मैंने बताया ना, मे और माइट का यूज़ हमेशा पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया, माइट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो चेक करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी का सेंस बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म इन विच एनिमल्स और हे एंड ग्रेन आर केप्ट। अभी क्या बोल रहा है कि एक लार्ज बिल्डिंग है या फॉर्म बोल सकते हो आप, कि कोई फॉर्म है, फॉर्म होता है ना जहाँ पे खेती होती है, फार्म हाउस जिसको बोलते हैं, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, एनिमल और हे एंड ग्रेन आर केप्ट, और जो भी ग्रेन है वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उसको इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इन सब की मीनिंग बता दूँ। जहाँ पे आप ग्रेन रख सकते हो किसी फॉर्म का, एक जैसे फार्म हाउस जिसको बोलते हैं ना, वो फार्म हाउस की बात कर रहा है, तो या तो फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत सारे ग्रेन को रख सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं हाइव का मीनिंग बताता हूँ, 1 by 1 HIVE जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मीनिंग आपको मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये जो HIVE हाइव लिखा है, इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने वो देखे होंगे ना, बीज देखेंगे, बीज का जो भी जो छाता वालता लगा रहता है ना झाड़ों पे, ट्रीज़ पर, उसको बोलते हैं छत्ता, जिसको बोलते हैं मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना बीज का, तो उसको बोलते हैं हाइव। अब बात आती है हच, ये जो लिखा है HUTCH हच, इसका मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार का पिंजरा वाला सेंस होता है, जो कि पिंजरा होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, हच बोलते हैं। और एक लिखा है एक वर्ड नील, क्या लिखा है, नील, KNELL, नील। इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे डॉग होते हैं ना, डॉग को रखने के लिए एक हाउस होता है, जैसे इंसानों के रहने के लिए एक घर होम होता है, लेकिन कुत्तों के रहने के लिए भी एक क्या होता है, कोई हाउस होता है, उसको हम बोलते हैं नील। एक लिखा है बार्न, और ये बार्न का मतलब क्या होता है, जो भी हम फार्म हाउस का जो सामने की जगह रहती है जहाँ पर बहुत सारे हम ग्रेन वेरेन रखते हैं और बहुत सारी खेती का काम होता है, जिसको हम बोलते हैं खलियान। बार्न को एक्चुअली में जो हिंदी में अगर वर्ड देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, खलियान। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, खलियान की। तो हमारे लिए ये जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इस पूरे वर्ड, इस पूरे सेंटेंस का, तो वो क्या होगा, बार्न। ठीक है, क्या आएगा, बार्न। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है बार्न बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर कहाँ चले गया, ठीक है, ये आ गए हम बार्न पर, और ये बार्न हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बार्न बिल्कुल करेक्ट हुआ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए अब हम। अब 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी वन वर्ड पूछा है, सीकिंग एंड एंजॉइंग द कंपनी ऑफ अदर्स। मतलब कि दूसरों की कंपनी को एंजॉय करना, मतलब साथों साथ, जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, आपको बहुत एंजॉय आ रहा है, साथ में पार्टी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो एक प्रकार का आप सोशली हो गए, वहाँ पर क्या हो गए, सोशली हो गए ना। जब आप सोशली हो गए तो मतलब सामाजिकता की बात होती है। तो सबसे पहले हम 1 by 1 सबके मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। एलियन, तो एलियन का मीनिंग अगर मैं देखूं तो एलियन का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से जो फॉरेनर होते हैं ना, जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर्स है ना, विदेशी, उनको बोलते हैं क्या, एलियन। इमिग्रेंट का भी मीनिंग होता है कि बाहर से आए हुए लोग, जिसको हम लाइक अप्रवासी जिसको बोलते हैं। जैसे हमने अभी बहुत एक फेमस वर्ड चल रहा था, इमिग्रेंट लेबर, अप्रवासी मजदूर, है ना। एक और वर्ड आ रहा है क्या, हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का मीनिंग मैं बता दूं आपको, हॉस्टाइल का मीनिंग क्या होता है, एक प्रकार से आपका एनिमी, शत्रु, जिसको हम क्या बोलते हैं, शत्रु, एनिमी, हॉस्टाइल का मीनिंग। और सोशिएबल का मतलब होता है जो सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो सोशिएबल से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, सोशिएबल। तो नाउ हम चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नाउ मूव टू 14 नंबर का क्वेश्चन। अब 14 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं कि जैनी, अब यहाँ पे एरर वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी होता है एरर वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है क्वेश्चन टैग दिया हुआ है, आप ना 3-4 टॉपिक करके जाओ, एक टेंस अच्छे से कर लो, क्वेश्चन टैग अच्छे से कर लो, और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन अच्छे से कर लो। 20 में 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए जेल प्ररी में, ये मेरी गारंटी है, अगर आप पूरे वीडियोस को देखते। अभी तो ये हमारा 7वें नंबर की का पार्ट है, इसके बाद हमारे जितने भी
चाहे वो जेल भरी के अलावा भी पीईबी के द्वारा जो भी इंग्लिश का पेपर एनालिसिस किया गया है वो सब सारे पेपर को हम एनालिसिस करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन टेक के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये क्या हुई वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ है तो है ना, तो ये पोजीशन होती है। लेकिन इधर जब आप क्वेश्चन टैग में जाते हो, इधर क्वेश्चन मार्क आप देखते हो तो वर्ब पहले जाती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, और वर्ब के साथ क्या लग जाता है, नॉट। ठीक है, आप चेक करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो जब यहाँ नॉट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, लेकिन सब पोजीशन सेम होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जेनी डजंट, लेकिन फिर से यहाँ डजंट आ गया और सी आ गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे अब नॉट नहीं आना था, जब यहाँ ऑलरेडी नॉट आ गया तो सी ऑप्शन में हमारा क्या है, एरर है। अब देखते हैं क्या है, सी ऑप्शन में एरर है कि नहीं, बिल्कुल एरर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी एरर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, इट इज़ ईजियर टू रीड इंग्लिश दैन टू स्पीक इट। यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत आसान है रीड करना इंग्लिश को दैन टू स्पीक, मतलब इंग्लिश को बोलने की बजाय उसको रीड करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे तुलना की बात हुई है तो देन यूज़ हो गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और दो लैंग्वेजों के बीच में क्या हो रही है, आपस में क्या हो रही है, नहीं एक ही लैंग्वेज की क्या बताई जा रही है, दो क्वालिटी को बताया जा रहा है। एक तो हम उसको रीड कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन बताया जा रहा है एक ही नाउन का, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जब ये करेक्ट है तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस मेरे को रॉन्ग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक होगा, नो एरर का। ठीक है, तो नो एरर मतलब डी नंबर का, तो डी नंबर का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। माई फादर एंड आई सी आई टू आई ऑन मोस्ट थिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक अंडरलाइन वर्ड दिया है, वो है क्या, सी आई टू आई। ठीक है, सी आई टू आई। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता है कि हमको किसी चीज़ से एग्री कर लेना है ना, मतलब सी आई टू आई का मीनिंग क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम उसके साथ सहमत हो जाए ना। भैया हम किसी के साथ आंख में आंख मिलाकर या कंधे से कंधा मिलाकर कब चलेंगे, जब हम उसकी बातों से सहमत हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सहमति वाली बात क्या होती है, सहमति वाली बात क्या कही गई है वो चेक करते हैं। ठीक है, अब सहमति वाली मैं बात आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब यहाँ सहमति वाली जो बात हुई है मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, टू डिसएग्री दिया हुआ है, तो गलत हो गया। नन ऑफ दिस अब, ये भी गलत हो गया। एग्री विथ समवन, सहमति होना, तो ये करेक्ट हो सकता है। क्वारेल विथ मतलब झगड़ा नहीं है, ये सही है। थर्ड नंबर का टू एग्री विथ समवन, किसी से एग्री कर लेना, तो एग्री हो जाना। तो अब हम चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, कि अब यहाँ पे अंडरलाइन क्वेश्चन दिया हुआ है। अंडरलाइन एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें अंडरलाइन है कि द एप्पल ऑफ हीज आई, है ना। एप्पल ऑफ हीज आई का मीनिंग अब मैं बता दूं आपको कि एप्पल ऑफ हीज आई का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो एप्पल ऑफ हीज आई का जो मीनिंग जाता है वो क्या जाता है कि किसी चीज़ को आप बड़ी लाइक करना, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करना, तो उसको हम बोलते हैं कि एप्पल ऑफ हीज आई, मतलब आंखों का तारा जिसको हम बोलते हैं ना, जिस पर प्राउड हो। तो यहाँ पे वो चीज़ को देखते हैं जिस पे प्राउड हो रहा हो और जो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जिसको हम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि नन ऑफ दिस, अब तो होगा नहीं। द पर्सन समवन लाइक्स द मोस्ट और इज़ वेरी प्राउड ऑफ, हाँ ये करेक्ट हो सकता है, जिसको आप लाइक भी कर रहे हो प्राउड भी कर रहे हो। पर्सन हैड्स, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लॉस ऑफ विजन ऑफ, नहीं ये तो बात ही नहीं हो रही लॉस ऑफ विजन की। यहाँ पर बात हो रही है एप्पल ऑफ हीज आइज, आंखों का तारा वाली बात हो रही है। तो लाइक्स और मोस्ट और वेरी प्राउड ऑफ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर का। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो करेक्ट हुआ ना। 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 18 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हैड अ ग्लिम्स, अंडरलाइन का मीनिंग पूछा है कि ग्लिम्स का मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ग्लिम्स का मीनिंग क्या होता है। तो ग्लिम्स का जो मीनिंग जाता है वो, जैसे आपने कभी कभी हिस्ट्री का जो कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके पहले की जो झलकियाँ हैं वो बताई जाती हैं ना, हिंदी में उसको बोल सकते हैं आप, एक प्रकार से झलकियाँ बोल सकते हो। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब उसकी बात हो रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं पजेशन, इसका मीनिंग होता है, पजेशन का मतलब क्या होता है, खुद, स्वयं की बात होती है। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पे। और पूछा क्या है, सिमिलर इन मीनिंग, अंडरलाइन वर्ड इज गिवन, फाइंड द वर्ड विच इज़ सिमिलर वर्ड ढूंढना है। आइडिया ग्लिम्स को बताता नहीं, झलकियों को बताता नहीं, कॉस्ट भी नहीं बताता। हाँ ग्लांस बता सकता है आपको, प्रत्यक्ष दृश्य से जो रूबरू होती वाली चीज़ें। तो ग्लिम्स और ग्लांस दोनों एक सिनोनिमस वर्ड है, तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चेक करते हैं क्या इसको सही ऑप्शन है क्या।
तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइस्ट, यहाँ पे पुजारी की बात हो रही, ब्लेस्ड देयर मैरिज, वो क्या कर रहा है, उसकी मैरिज को ब्लेस्ड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है उसका, हाईलाइटेड वर्ड में जाते हैं, अपोजिट पूछ लिया। क्या पूछ लिया उसका, इसका अपोजिट पूछा है ब्लेस्ड का। तो ब्लेस्ड का अपोजिट पहले तो यहाँ पे देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन में प्रेज्ड, तो प्रेज्ड करना मतलब ब्लेस्ड करना, यही एक ही चीज़ है। एप्रिशिएट करना, आप किसी को आशीर्वाद दोगे तो उसके लिए एप्रिशिएट तो करोगे। क्वाटेट करना, इसका मीनिंग भी क्या होता है, ब्लेस्ड ही होता है, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट जो जाएगा, आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो लेकिन कभी कभी आपने अभिशाप दे दिया, कर्स्ड कर दिया। कर्स्ड मीन क्या होता है, अभिशाप। तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ब्लेस्ड का अपोजिट कर्स्ड। चेक करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर लास्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन है। और अगर ये पूरे क्वेश्चन आपने बिल्कुल करेक्ट कर लिए होंगे तो आप अपनी मार्किंग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भेज सकते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। साथों साथ अगर आपने किया होगा तो दिस फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बटरफ्लाई, मतलब एक फ्लावर की बात हो रही है। जैसे एक फ्लावर है और मैं बता दूँ आपको, ठीक है, ये एक फ्लावर है और यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये फ्लावर में क्या हो रहा है कि ब्राइटली कलर्ड है। कलर्ड कैसे उसका ब्राइटली, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट बटरफ्लाई। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बीज है, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अपोजिट मीनिंग देखना है। क्या ढूंढना है, अपोजिट मीनिंग अट्रैक्ट का। तो अपोजिट मीनिंग देखते हैं ना। अट्रैक्ट करना मतलब इनवाइट करना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये अपोजिट मीनिंग नहीं जा रही, ठीक है। स्टे करना, स्टे करना मतलब वहाँ पे आ जाना, ठीक है। कॉल करना भी इसका सेम लगभग मीनिंग है। अट्रैक्ट करना मतलब स्टे करना, इनवाइट करना, कॉल करना, इससे रिलेटेड वर्ड है। लेकिन अगर इससे अपोजिट वर्ड देखूं तो इसका अपोजिट वर्ड क्या जा सकता है, रिपील। तो रिपील का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि रिपील का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रिपील की जो मीनिंग होती है, तो रिपील का जो मीनिंग जाता है वो होता है, रिपील का जो मीनिंग होता है वो होता है अट्रैक्ट होता है। क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये अट्रैक्ट उसका मीनिंग जाएगा, रिपील का अपोजिट जाएगा, है ना। क्या होता है, रिपील का जो मीनिंग होता है उसका, अगर मैं उसका क्या देखूं, अपोजिट देखूं, तो वो क्या जाएगा, अट्रैक्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि अब इसके अट्रैक्ट है कि नहीं, है ना। अब ये देखते हैं, चेक करते हैं क्या बिल्कुल सही है कि नहीं। हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अपोजिट मीनिंग पूछा है। तो अट्रैक्ट का अपोजिट क्या हो गया, रिपील हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने जेल प्रहरी के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुआ था जुलाई में, और ये 2017 की बात है, 9 बजे का एग्जामिनेशन था, उसका इंग्लिश का एक पार्ट डिस्कस कर लिया है जो कि 20 मार्क्स का था। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा हुआ है और पिछले के 6-7 वीडियो भी अगर आपने देखे तो आपको निश्चित रूप से मान के चलना है कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा। अगर आपने सारी सीरीज़ को देखा हुआ है जेल प्रहरी की, अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे अभी तो, और लगभग 50 सेट हमारे पास बचे हुए हैं जेल प्रहरी और मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश का पार्ट पूछा गया था उससे रिलेटेड। तो हम सारे जितने भी 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली ये सीरीज़ को बनाए रखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं हम चैनल को और लाइक करवाएं। और निश्चित रूप से हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और हम बहुत अच्छे तरीके से दोबारा वीडियो को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।